हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार हमारा जो टॉपिक आज का है संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। लेकिन इससे पहले हम एक चीज और बात कर लेना चाहते हैं कि हम जितनी भी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ रटना और पढ़ना ही नहीं है, उसके भी पहले कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए होता क्या है, अक्सर आप जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ना आने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस लेवल, आपको पता है कि जितने भी लड़के गए हुए एग्जाम सेंटर में 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे कि आपको। लेकिन होता क्या है कि कुछ लड़के अपने आप को मेंटेन कर ले जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल कर ले जाते हैं, तो उनका पेपर अच्छा चला जाता है। और आपका क्वेश्चन पेपर देखते ही सर आपके पेट में गड़बड़ी होने लगती है, आपका सर कंसंट्रेशन लेवल नीचे हो गया, कॉन्फिडेंस लो हुआ, पेपर खराब हो गया। ये सबके साथ होता है। तो भैया करना क्या है, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो उन्हीं में से जैसे सबसे पहली चीज अगर हम देखें कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए सर, माइंड में अपने बैठा लीजिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जरूर होना चाहिए। यानी कि उस टॉपिक में जो भी पढ़े उसकी क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए सर। क्या पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर। क्लैरिटी बहुत जरूरी है टॉपिक पे। अगर टॉपिक पे क्लैरिटी होगी तो भैया उससे बनेगा क्या, उससे बनेगी एक चीज जो आपकी टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगा सर जी, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब जब किसी टॉपिक में आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना सर, तो एक चीज काम करता है सर, अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई ना सर, तो वहां से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगी। सर क्या हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चाहे जो पढ़ रहे हो आप, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो सर, आपको अंडर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर सर, आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, रीजनिंग नहीं आप सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन, क्यों, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है सर। कॉन्सेप्ट का तो सवाल है। इसी प्रकार जीएस में भी सबसे बड़ा रोल कॉन्सेप्ट का है। और जीवन में सर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, कॉन्सेप्ट। जो करना चाहते हो पहले क्लियर करो। ये नहीं कि तीन दिशाओं में भाग रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी ना, तो सर ट्रायंगल बनता है सी का, और वहां से आपका बूस्टअप होता है कॉन्फिडेंस। यानी कि आप ये याद रखिएगा, फिर आपका बनेगा कॉन्फिडेंस। और जब किसी टॉपिक पे आपका कॉन्फिडेंस हुआ ना, तो भैया फिर पूछो क्वेश्चन, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। इस प्रकार ही आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना सर, ये क्लियर होना चाहिए। यानी कि टॉपिक में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, फिर डर नहीं लगने वाला। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और एक साथ में एक चीज और महत्वपूर्ण है, आपको जो चीजें ना रटते हैं और याद करते हैं, तो यानी कि पढ़ना तो है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं, तो करना क्या है, तो पढ़ने के साथ में एक चीज समझ लीजिए, यहां पे हमें सिर्फ रटना और पढ़ना नहीं है। अब हमको इस फॉर्मूले को भूलना पड़ेगा। पढ़ना और रटना दोनों कहते हैं ना कि याद करो रटो, जरूरी है ऐसा कहते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ना और रटना नहीं है, तो करना क्या है, इसके साथ में आपको एक चीज जोड़ लेना है कि समझना है। पढ़ना कम, समझना ज्यादा है, समझना ज्यादा है, पढ़ना कम। यानी कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। समझदार कहते हैं ना कि समझदार बनो, क्यों कहा जाता है, इसीलिए हर चीज में आपको समझना है। और जिस दिन समझ में आ गई ना, इसी प्रकार जिंदगी लोगों को समझ ही नहीं आ रही, टेंशन में घूम रहे हैं, सिर्फ माइंड ही तो करा रहा ना। आप माइंड को हटा दीजिए, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। थॉट्स, बच्चे के अंदर टेंशन नहीं होती 5 साल का, क्योंकि उसके अंदर वो विचार नहीं है ना, थॉट नहीं है, दिमाग तो है। तो ये जो आपके अंदर थॉट है ना सर, इसको समझो चीजों को। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुसूचियों की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। तो ये अपने चीजों में ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, इसको बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं सर, हमारा क्या है कि अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान जो है ना सर, संविधान, इस पर 3 चीजों को वर्णन मिलता है सर। एक तो आर्टिकल मिल जाता है, दूसरा क्या मिलता है, पार्ट्स के बारे में वर्णन मिलता है, और तीसरा मिलता है शेड्यूल के बारे में वर्णन। शेड्यूल यानी कि अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, 3 ही चीजों पे तो संविधान पूरा बना हुआ है। तो आज हमारा जो विषय है वो है सर अनुसूचियां, यानी कि शेड्यूल। आज हम पूरा डिटेलिंग में समझेंगे शेड्यूल के बारे में। चलिए, तो संविधान पूरा डिस्क्रिप्शन में लेते हुए चलेंगे भाई साहब, और बिना टेंशन के कॉपी पेन आप ले लीजिए, मजा आएगी आपको। पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ करेंगे और बीच बीच में मजे भी करेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, सॉरी अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि संविधान में जब मूलतः संविधान लिखा गया, उस समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो संविधान में मूलतः सर जी 8 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा, कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी।
लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता है सर, और जब परिवर्तन होगा ना, और जिसने परिवर्तन नहीं है वो खत्म हो गया समय के साथ सर। तो भैया आज वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं सर? आज वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो हमने जोड़ी होंगी ना सर, इसमें कितनी जोड़ी? 4 जोड़ दिया। और जो 4 जोड़ी वो कब जोड़ी गई उनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। क्यों जोड़ी गई ये भी पता होना चाहिए सर, और उनमें है क्या, किस चीज के बारे में जो लिखा गया, जो जोड़ दिया गया, उनको भी हम यहां पर समझेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 8 अनुसूचियों को छोड़ दें। तो हम आज शुरू कर रहे हैं इन्हीं 8 अनुसूचियों से, और इनके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं 8 अनुसूचियां। तो उसके बाद हम बची हुई जो 4 अनुसूचियां उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अनुसूचियों से। पहली अनुसूची क्या है? आपको बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। समझना यानी कि याद करते हैं, रटते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं, चीजों को केवल समझते जाना है। सबसे पहले जहां पर आप रह रहे हो, जिस देश में, उस देश के बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब चीज तो बेसिक है ना सर। आपको जी के फर्स्ट क्लास में जब आपका पढ़ते थे LKG UKG में, तब सिखाया जाता था। तो वही प्रक्रिया आपको यहां भी मिलेगी। तो अनुसूची जो पहली बात करती है ना सर, अनुसूची जो पहली है, अनुसूची पहली क्या बोलती है सर? अनुसूची फर्स्ट आपकी 1 कहती है कि देश के, यहां पर क्या मिलता है? देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यानी कि स्टेट के बारे में बात करता है सर अनुसूची फर्स्ट, और यूटीज के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर लेता है। अच्छा, तो भैया बताओ कितने स्टेट है वर्तमान में? देखिए अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले 29 राज्य थे कि नहीं थे? और क्यों सर इसका वर्णन किया गया? जब कोई चेंजमेंट देश के अंदर होगा राज्यों से संबंधित, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मामले पर, तो यहां लिखना पड़ता है, और इसीलिए अनुसूची 1 बनाई गई है। तो भैया 29 राज्य तो थे, लेकिन इनमें से जो जम्मू एंड कश्मीर था ना सर, वो स्टेट तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने दावा किया था जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, तो हटाया भी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी छीन लिया। विवाद यही था, मुद्दा यही था विवाद का, जो आंदोलन कर रहे थे लोग कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा क्या छीन रहे हो विरोधी पार्टी, क्योंकि धारा 370 पे तो विरोध कर नहीं सकते सभी देश के दल। तो मुद्दा यह था, तो इन्होंने खींच लिया। तो बचे कितने सर? 28 राज्य, यानी कि 28 राज्य बचे। अच्छा, इधर 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया 2 भागों में। तो यहां पर लद्दाख और आपका जम्मू और कश्मीर 2 यूटी बन गई। तो 7 में हमने 2 जोड़ दिया सर जी, कितनी हो गई? 9 हो गई, 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली तौर पे कि दादर और नगर हवेली और दमन दीव एक यूटी कहलाएगी। इन दोनों को मिलाकर 1 कर दिया। तो इस प्रकार हमारे पास 9 से कितनी बची? 1 माइनस कर दो अगर, तो भैया यहां पर 8 बचेंगी। तो वर्तमान में जो सिमेट्री है ना सर, वो आपको दिमाग में रखनी है कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, बिल्कुल बात बैठी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो भैया इतना हो गया, हमको समझ में आ गया पहली अनुसूची में क्या है और क्यों है और क्या कंडीशन है, वो सब क्लियर हो गया। दूसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। लिखना हो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं सर जी थोड़ा सा। दूसरा क्या बात करता है? दूसरा अनुसूची दूसरी क्या कहती है? अनुसूची दूसरी बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करेंगे। अनुसूची दूसरी क्या कहती है? दूसरी और तीसरी दोनों सर कंडीशन बहुत आसान है, इसको जरा एक साथ ही कर लेते हैं, जिससे आसानी हो जाएगी समझने में और आपको पढ़ने में। समझना बहुत जरूरी सर। देखिए जैसे कोई कंपनी में सर आपकी जॉब लग गई किसी कंपनी में, तो सबसे पहले कंपनी में आप क्या देखेंगे? आपको सैलरी कितनी मिल रही है, यही तो देखेंगे ना सर। सैलरी देखेंगे कितनी मिल रही है, तो सर जी सैलरी मिल जाएगी, फिर आप कंपनी को ज्वाइन कर लोगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट फाइल करते हो, आप साइन करते हो, उसमें 1 साल का 2 साल का जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। वही प्रक्रिया सर संविधान में अनुसूची दूसरी और तीसरी को लिंकेज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अनुसूची दूसरी क्या कहती है? संवैधानिक पदों के लोगों, संवैधानिक पदों के लोगों की भैया क्या मिलेगी? की की जगह क्या लिख लीजिएगा? के वेतन के बारे में, वेतन के बारे में, यानी कि यहां क्या मिलता है? वेतन के बारे में आपको वर्णन मिलेगा। क्लियर आपको? चलो अनुसूची दूसरी हो गई कि संवैधानिक पदों पर जो भी लोग बैठे होंगे उनको सैलरी क्या मिलेगी, और जब सैलरी मिल जाएगी तो भैया
जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सबको सैलरी मिलती है। वो कहां है? इसमें राष्ट्रपति की सैलरी हमने क्या कर 2018 में 5 लाख कर दी 1.5 लाख से, तो यहां लिखना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं होता कि अपने आप कर दिया, लिखना पड़ता है सर। तो सारी कंडीशन यहां पे मेंशन है। अनुसूची तीसरी क्या बात करती है? बहुत आसान है याद रखना, जब आपको सैलरी मिल जाएगी तो आप कंपनी ज्वाइन कर रहे थे ना आपके मन मुताबिक, तो यहां पर क्या है, जो पहले संवैधानिक पदों की सैलरी का वर्णन मिलता है, फिर अनुसूची 3 में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की शपथ का वर्णन मिलता है, ओथ का वर्णन मिलता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं, यहां पर क्या वर्णन मिलता है? यहां पर शपथ यानी कि ओथ का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? ओथ का वर्णन मिलता है। शपथ के क्या मिलता है सर? ओथ का वर्णन मिलता है। यानी कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनकी सर ओथ क्या होगी? कौन सी? जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लेता अपनी शपथ, आपका जो मंत्री परिषद तैयार होती है, जब नई कैबिनेट बनती तो अपनी अपनी शपथ लेते हैं, तो वर्णन कहीं होगा, वो यहां है। एक चीज यहां याद रखना है, राष्ट्रपति की जो शपथ है ना सर, उसकी शपथ का वर्णन यहां नहीं है। राष्ट्रपति की अलावा राष्ट्रपति की शपथ को अलग रखा गया है। उसकी शपथ कहां रखी गई है? उसकी शपथ को अलग रखा गया और राष्ट्रपति की शपथ को अनुच्छेद 60 में रखा गया है। राष्ट्रपति वाला आप टॉपिक पढ़िएगा, आपको वहां क्लियर हो जाएगा। प्रेसिडेंट है ना, उसकी शपथ को अलग हमने रखा हुआ है आर्टिकल 60 के अंतर्गत, यहां पर उसका वर्णन नहीं मिलता है, तो वो पूछ लिया जाता है कई बार राष्ट्रपति संबंधित मामले पर। अच्छा, तो भैया 3 हमारी चीजें अनुसूचियां हो गई। अब हमारी अनुसूची कौन सी है? अगली चौथी अनुसूची आ गई। चौथी अनुसूची बहुत आसान है सर जी, देख लेते हैं सर जी। अनुसूची सर जी क्या है हमारी? चौथी। देखिए अनुसूची चौथी क्या बात करता है, और चारों को बड़े आसानी तरीके से हम लोगों ने यहां पे समझ लिया। अनुसूची जो 4 है ना, वो क्या करती है सर? देश में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अच्छा, और एक चीज और आपको बता दें सर, ये जो चल रहा है ना प्रक्रिया, इसके साथ साथ में मैं अभी क्योंकि टॉपिक फिनिश होने वाला है तो दूसरी भी सीरीज शुरू कर रहा हूं, यानी कि एक विषय फिर उठा रहा हूं। जैसे मैं जो भी उठा लूंगा, कोई दिक्कत वाली है, आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि कौन से विषय की शुरुआत की जाए। हिस्ट्री हो या आपका चाहे पॉलिटी के तो हो ही गया सर, इकोनॉमिक्स कह सकते हैं तो इकोनॉमिक्स उठा सकता हूं, मॉडर्न इंडिया कहेंगे तो आप आधुनिक भारत का इतिहास उठा लूंगा, या प्राचीन भारत कहेंगे तो वो भी उठा लूंगा, जो आप कहेंगे वो उठा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी प्रकार चलेगा, पहले टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद तुरंत 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 20 मिनट में तेजी के साथ सॉल्व करेंगे, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सारे विषयों को मैं खत्म नहीं कर लेता हूं। फिर उसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाऊंगा। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन, बहुत सिंपल, मिनिमम सिंपल से सिंपल में क्वेश्चन लगवा रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, यानी कि अभी 50 क्वेश्चन 20 मिनट लगाने की प्रैक्टिस चलवा रहा हूं आपसे, ठीक है। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। साथ साथ में दूसरा, अब जैसे बहुत सारे मुद्दे आपके होते हैं, जैसे अब देखो आपका इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको किसान आंदोलन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, या किसान जो फॉर्म बिल आया है, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल आया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी उसकी बुराई कर रहे हैं लोग, या कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। तो पहले पता तो होना चाहिए ना भैया, क्या है ये किसान बिल। तो अब मेरा काम क्या है, मैं सोच रहा हूं कि मैं इस तरह के मुद्दों पर, डेली करंट अफेयर चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी बात, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो भी देखना शुरू कर दें। बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर कमांड करना, और रोज मॉर्निंग में आपका एक करंट अफेयर यानी कि 10 महत्वपूर्ण जो भी 24 घंटे के होते हैं उनको हम अपडेट करते हैं, तो वो प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं, ठीक है। साथ ही साथ हम करंट अफेयर के वो महत्वपूर्ण मुद्दे जिनसे आने वाले टाइम पे क्वेश्चन बन सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के लिए उन मुद्दों के बारे में भी विश्लेषण करेंगे पूरा। भी अगर डायग्राम बनेगा तो डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से, मैप के माध्यम से वो सारी चीज सुनेंगे चलेंगे। जैसे अभी आपका देखो चाइना एक सुपर डैम बना रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सुपर डैम से क्या क्या खतरा हो सकता है भारत के लिए, और क्यों नुकसानदायक है भारत के लिए, हानिकारक है, क्यों नहीं बनाना चाहिए उसे, और क्यों वो बना रहा है, ये सब पता होना चाहिए सर। G20 का सम्मेलन हुआ सर, अब उस G20 सम्मेलन से भारत के क्या फायदे हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, इन पर भी हम चालू कर रहे हैं पूरा का पूरा एपिसोड, जिसमें 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और पूरी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप अगर जीएस की तैयारी अच्छे से ईमानदारी तरीके से कर रहे हैं तो आप डेली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, यहां पर फ्री मिल रहा है, कोई दिक्कत, कोई उस तरह का चार्ज नहीं है। पूरी प्रक्रिया हम यहां पर डिस्कस करेंगे, और सारे सब्जेक्ट का पूरा आपका डिस्क्रिप्शन यहां पर हम बात करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। चलिए हमारा बात क्या, अनुसूची चौथी। तो अनुसूची चौथी क्या कर रही है, देश में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, यानी कि देखिए राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, बहुत सिंपल है, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं सर, 250 संविधान में वर्णित है आपकी मूलता, यानी कि लेकिन हमारी 245 सीटों में क्या होता है, इलेक्शन होता है।
अब जो 245 सीटें हैं सर, इन पे इलेक्शन होता है, लेकिन किस राज्य में कितनी सीटें होंगी इसका भी लिखित रूप में वर्णन है किस अनुसूची में सर? अनुसूची में आपका मिलता है, अनुसूची 4 में मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश की सर कितनी है? 31 सीटें हैं सर, आपकी कितनी? 31 सीटें, तो इसका वर्णन है। तो ये सब बात करता है अनुसूची 4। आई थिंक ये 4 अनुसूचियां बिल्कुल क्लियर हैं। देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, दूसरा हमारा क्या सर? सैलरी के बारे में, तीसरी शपथ के बारे में, चौथी राज्यसभा के बारे में आपकी बात करता है, सीटों का बंटवारा। ये 4 अनुसूचियां क्लियर हो गई। अब आगे वाली अनुसूचियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बची हुई जो आपकी 4 हैं। फिर हम लोग जो 4 ऐड कर दी, 3 आपके 3 फॉर्म में हम 3 तरीके से सेट में हम इनको फटाफट याद कर लेंगे और रटना पड़ेगा नहीं, आसानी से याद हो जाएंगे दिमाग से, अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक खोल करके दिमाग बैठते हैं। चलिए तो बची हुई 4 बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे की, ठीक है। और मजे के साथ पढ़ाई करिए, मजे के साथ, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं है कि बोरिंग आप बैठे हुए हैं, आपका पढ़ाई करना है, लेकिन जब पढ़ाई करनी है तो दिमाग को उस तरह बनाइए, दिमाग को आपको बनाना पड़ेगा। दिमाग के अनुसार मत चलो, आपको दिमाग के अनुसार चलाना है, ये याद रखना। कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे आप देखो मिर्जापुर सीजन आया सर, 8-8 घंटे 9-9 घंटे का एक झटके में आपने निकाल दिया पूरा, लेकिन यहीं पर आधे घंटे पढ़ने के लिए आपको दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन टॉपिक पे नहीं है, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है टॉपिक पे, मजा नहीं आ रहा सर। मजा कैसे आएगा? वो धीरे धीरे आएगा। कुछ चीजें बात करेंगे, मजा आने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मजा आता है पढ़ाई में भी। लेकिन क्या है, उसका मूल मंत्र आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे समय के साथ में कैसे आपको अपना इंटरेस्ट बनाना है, इस पे एक वीडियो पूरा डिस्कशन के साथ बनाएंगे कि कैसे आप पढ़ाई पे अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं अनुसूची 5वीं। अनुसूची 5वीं, अनुसूची क्या है सर? 5th, 5वीं। अब अनुसूची 5वीं क्या कहती है सर? अनुसूची 5वीं क्या कहती है, जरा समझिएगा, बहुत आसान है सर। देश यानी कि भारत में देश की अनुसूचित जाति, एसटी जिनको बोलेंगे, एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है, प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है, का वर्णन या प्रावधान है, कुछ भी आप लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का यह है कि जो एससी एसटी लोग हैं सर देश के अंतर्गत, उनकी प्रशासनिक वर्णन का सर प्रावधान दिया गया है अनुसूची आपका 5 के अंतर्गत। महत्वपूर्ण अनुसूची एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अनुसूची 6 क्या कहती है? अब अनुसूची 6 5 से मिलती जुलती है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। अनुसूची 6 क्या है भैया? अनुसूची 6, अनुसूची 6 जो है ना सर, वो आपकी 4 राज्यों की स्पेशल बात करती है, और 4 राज्यों के नाम रटे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए सर। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं सर? 4 राज्य जो है आपके, वो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए सर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए, ये 4 राज्यों की क्या बात करते हैं कि अनुसूचित, या ऐसे लिख लो कि एससी एंड एसटी के लिए विशेष प्रावधान, इनके लिए अलग से विशेष प्रावधान दिया गया है, विशेष प्रावधान। क्लियर? अच्छा, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य हैं, वहां के लोगों के लिए स्पेशल आपका प्रोविजन दिया गया फॉर द किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए सर? एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के लिए सर, और कुछ नहीं सर। आप देखिए विशेष प्रावधान प्रशासन की बात करता है सर, तो सर यहाँ पे 4 राज्यों का विशेष प्रावधान दिया गया है। अच्छा, तो भैया 6 अनुसूचियां हो गई सर। 5वीं किसके लिए? देश के एससी एसटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका सर क्या दिया गया है सर? प्रावधान दिया गया, प्रोविजन हैज बीन गिवन। और इसके बाद अनुसूची 6 में 4 राज्यों के बारे में बात कर रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए बात करते हैं अगली अनुसूची पर। अनुसूची कौन सी है सर जी हमारी? अनुसूची आपकी आती है आपकी 7वीं। अब 7वीं अनुसूची महत्वपूर्ण है, जरा इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन में। 7वीं अनुसूची क्या बात करती है? देखिए 7वीं अनुसूची जो है ना सर, ये बात करती है सर किसके बारे में? शक्तियों का बंटवारा। किसके बारे में बात करती है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। अब ये जो शक्तियों का बंटवारा है ना सर जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, किस आधार पर दिया जाएगा? किस आधार पर शक्तियों का बंटवारा होगा सर जी? ये आपको पता होना चाहिए सर। तो इसके लिए सर इसमें प्रावधान किए गए हैं
3 टाइप की लिस्ट बनाई गई है, 3 टाइप की लिस्ट। किसे सर है? 3 टाइप की लिस्ट बनाई दी गई है। और कौन कौन सी लिस्ट है जरा समझ लेते हैं सर जी। यहां पर थोड़ा समझेंगे। 3 टाइप की लिस्ट है। लिस्ट वन फर्स्ट सर आपका एक ही होगा, लिस्ट सेकेंड आपका, और लिस्ट सर जी थर्ड। 3 प्रकार की सर लिस्ट है। लिस्ट फर्स्ट को बोला जाता है सर सेंटर लिस्ट भी। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर लिस्ट भी बोलते हैं। हिंदी में कहेंगे तो संघ सूची, केंद्र सूची कह दो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सर क्या हो जाएगा सर? केंद्र सूची। सर पहली सूची हो गई सर हमारी। अच्छा दूसरा क्या सर? इसको राज्य सूची भी कहते हैं, स्टेट लिस्ट। क्या कहेंगे सर जी? स्टेट लिस्ट। और इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब भैया केंद्र सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? तो भैया जरा समझ लेते हैं। केंद्र सूची के अंतर्गत वो विषय होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। क्लियर? तो जब संविधान बना तो मूलतः सर केंद्र सूची के अंतर्गत 57 विषय रखे गए। कितने? 97 मूलतः। लेकिन आज हमने क्या कर दिया सर? बढ़ा करके इसमें संशोधन किया और आज संविधान में केंद्र सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं। तो याद रखिएगा ये आज है सर, और मूलतः संविधान में कितने थे? 97 थे, 97। क्लियर? इसी प्रकार सर अगर हम बात करें राज्य सूची के बारे में, तो राज्य सूची के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मूलतः इसमें संविधान में 66 यानी कि 66 विषय थे। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में कितने विषय हैं सर? 61 है। कितने विषय हैं? 61 है। यानी कि हमने क्या कर दिए? माइनस कर दिए। यहां पे यहां हमने क्या कर दिया सर? जोड़ दिया सर जी। अब बचा क्या सर? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जब संविधान निर्माण हुआ तो उस समय कितने विषय थे? उस समय 47 यानी कि 47 विषय थे। 47 विषय थे। आज कितने भैया? आज इसके अंतर्गत कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, यानी कि 52 आपके यहां पे आपके विषय सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं। जैसे केंद्र सूची की बात कर रहे हैं तो जैसे आपका हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस का कोई मैटर होगा, इंटरनेशनल कोई मैटर होगा, मुद्दा होगा, इन सभी चीजों पर कानून बनाने, नागरिकता हो गया, कानून बनाने का अधिकार किसको है सर? केंद्र सूची को है। राज्य सूची के अंदर जैसे पुलिस व्यवस्था हो गया, आपका पब्लिक ऑर्डर हो गया, आपका सिंचाई व्यवस्था, इस तरह के जितने भी काम होंगे वो सब काम किसके अंतर्गत है? राज्य सूची के अंतर्गत है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा पर दोनों कानून बना सकते हैं, वो राज्य हो या सेंटर हो। इसीलिए आपने देखा होगा हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब राज्यों के अपने अपने बोर्ड होते हैं, वो भी शिक्षा दे रहे होते हैं। और सीबीएसई बोर्ड सेंटर का अलग से होता है। तो शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, मतलब जो मैटर आपके कॉमन होंगे वो समवर्ती सूची में आएंगे। तो वर्तमान में कितने? 52 है। आगे की जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है कि समय के साथ अगर चेंज कर दिए जाते हैं तो अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। वर्तमान में ये कंडीशन है। तो ये भैया क्या है? अनुसूची 7 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुसूची 7 में, शेड्यूल 7 में इनका वर्णन मिलता है। तो भैया ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब इसके आगे हम समझ लेते हैं 8वीं अनुसूची में क्या मिलता है। 8वीं अनुसूची के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लिख लिया करिए। आपको जो लगता है कि इंपॉर्टेंट मेरे लिए, मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया। यहाँ पे कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करवा रहा है कि आपको लिखना ही है। लेकिन अगर नहीं पता है तो ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना? अपनी ड्यूटी से मत भागिए। स्टूडेंट की क्या ड्यूटी होती है सर? स्टडी करना। लेकिन स्टडी करने के अलावा सब कुछ कर रहा है वो नहीं कर रहा है। अनुसूची आई है सर 8 में। अनुसूची सर जी क्या है सर? 8। क्या कहती है 8वीं अनुसूची सर? यहां पर भाषाओं का वर्णन मिलता है। किसके बारे में? भारतीय भाषाओं के बारे में। यहां पर भारतीय भाषाओं के बारे में वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, किसके बारे में? भारतीय भाषाओं के बारे में। संविधान जब निर्माण हो रहा था उस समय कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया था? 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था, 14 ये मूलतः। लेकिन हमने समय के साथ फिर चेंज किया। तो कि परिवर्तन ही आपका आधार है सर। समय के साथ अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। नहीं ढाल रहे हैं बाहर हो जाएंगे रेस से। कंपटीशन का लेवल ये जा रहा है, पहले तो ऐसे से बढ़ रहा था लेकिन अब स्लोप के नहीं सर, 90 डिग्री में बढ़ रहा है। अपने आप को भी 90 डिग्री में एक्सपेंड करिए पढ़ाई में। तो भैया वर्तमान में कितनी सर भाषाएं हैं सर? 22 भाषाएं वर्तमान में है। अब कौन कौन सी मैं यहां पर वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके लिए 15-20 मिनट पूरा लग जाएगा अकेले। चलिए, तो मैं यहां पर पूरा डिस्कशन उसके लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन 22 भाषाएं ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद तो 4 आपको ये पता हो गई सर जी। 4 पहले हो गई थी, 4 ही हो गई। 5 में सर SC/ST पूरे देश में बात करता है। अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 7 में सर शक्तियों का बंटवारा हो गया। अनुसूची 8 में सर भाषाएं हो गई। सर इस प्रकार हमारी मूलतः जितनी 8 अनुसूचियां थी सारी खत्म हो गई। लेकिन
समय के साथ हमने क्या किया सर, संविधान में संशोधन किए, और संशोधन करके हमने क्या कर दिया, संविधान में अनुसूचियां जोड़ना शुरू किया। तो पहली अनुसूची जोड़ी गई 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। किसमें क्या क्या है, कब ऐड की गई, किसमें कौन से किसके विषय में बारे में वर्णन करता है, उन सब के बारे में देखते हैं आगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको लिखना हो आप लिख लीजिए या पॉज करके, जैसा भी आपको लगता है। चलिए अब मजा आता हो तो भैया कमेंट कर दिया करो, अगर लगता है आपको लगता है, अगर लाइक ऐड कर दिया करो अगर, और अपने अपने दोस्तों में शेयर यार करा दिया करो यार। देखो शेयर कराओगे जब ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तभी तो मजा आएगी ना। तो आपको अगर लगता है कि हाँ, और ऐसा नहीं होता है कि आप मटेरियल को छुपा, दूसरा आपका दोस्त जान जाएगा तो वो ज्यादा सीख जाएगा। अगर ऐसा होता हो ना तो सर जितने घर में जितने टॉपर निकलते हैं ना सर, उनके घर से ही दूसरा टॉपर निकले। अगर नोट्स के दम पर ही, वीडियो के दम पर ही आप सर सफलता पा सकते हैं, तो याद रखिए फिर आपको सफलता टॉपर बनने की कभी चांस नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसके घर से टॉपर निकला अगला लड़का तो उन्हीं घर से टॉपर निकलेगा ना, अगले साल उन्हीं का बेटा निकलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, जिस घर में आईएएस टॉपर निकला उसका बेटा कभी आईएएस टॉपर नहीं बन पाता। क्यों? अगर नोट्स ही बनता होता तो उसके नोट्स पढ़ ले वो। यहां पर आती है समझदारी, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, समझदारी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग वो सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनकी हत्याएं हो गई, क्योंकि ताकतवर नहीं है। ताकतवर होना बहुत जरूरी है। और राजा का बेटा होने का मतलब, जिस मूवी आई थी सुपर 30, जरूरी नहीं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग होगा वही राजा बनेगा। अब योग्यता का आधार बन चुका है, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। आज बात करते हैं सर, पहली अनुसूची जोड़ी गई सर, अनुसूची 9वीं। अनुसूची 9वीं क्या बात करता है अनुसूची 9वीं, जरा पहले देखें। इसको हमने क्या किया सर, पहले संविधान संशोधन, यानी कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा। ठीक है, कब जोड़ा है सर, 1951 में ही जोड़ा गया, पहली संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए इसमें जो जोड़ा गया तो क्या था, इसमें किसके बारे में था, इसमें जो जोड़ा गया हमने। तो ये सर जो बात करता है, देखिए बात है जब देश आजाद हुआ ना सर, तो देश आजादी के समय सर इस देश में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास एक एक व्यक्ति के पास 1,000 बीघे खेतियां थी, 500 बीघे खेतियां थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, जो भूख के लिए तड़प रहे थे। तो सरकार ने कहा यार कि समानता कैसे लाई जाए समाज में, और समानता लाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा सर, जमींदारी प्रथा को खत्म करना पड़ेगा पूर्णतः। और इसके लिए क्या करते हैं, वो 9 लाख लेके आते हैं शेड्यूल, इस पर कुछ विषय रखते हैं। अच्छा 9 शेड्यूल की बात करता हूं अभी मैं तो अब हुआ क्या कि अच्छा आर्टिकल डीपीएसपी जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, यहां पर आर्टिकल 39 का बी और आर्टिकल 39 का सी जो आर्टिकल बात करता है, वो संसाधनों के समान वितरण की बात करता है कि हर लोग तक कम से कम कुछ तो जो उसके जीवन के लिए जरूरी वो संसाधन पहुंचे। तो उसी के लिए हमने क्या किया सर, यहां पर भूमि सुधार अधिनियम लाए, भूमि सुधार अधिनियम लेके आए, भूमि सुधार अधिनियम, क्लियर, ले आए भैया भूमि सुधार अधिनियम। अच्छा इसके साथ साथ में कृषि के बारे में, कृषि सुधार संबंधित मामले पर, वही है भूमि सुधार मतलब कृषि सुधार संबंधित मामला था, इसको हमने क्या कर दिया सर, जोड़ दिया संविधान में। अब इसके बाद हुआ क्या, अच्छा शेड्यूल 9 की जो खास बात है, इसका मैंने एक वीडियो पूरा बना रखा है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है शायद, आई थिंक पॉलिटी विद करंट अफेयर 2020 और 21 के नाम के एक पूरी सीरीज होगी, जिसमें 15 से 20 वीडियो पड़े हैं, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज बनाया हुआ है। यानी कि जैसे कि आपका ईवीएम है, ईवीएम मशीन के बारे में पूरा मुद्दा पड़ा हुआ है, 20 मिनट 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, ईवीएम मशीन का सब पूरा इतिहास से लेके क्या क्या है सब पूरा डिस्कस किया है। आरटीआई के बारे में पूरा डिस्कशन किया है 15 से 20 मिनट में। उसी प्रकार 9 शेड्यूल के बारे में पूरा डिस्कशन है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यानी दल बदल प्रक्रिया के बारे में पूरा अलग से वीडियो है। तो आप वहां जाएंगे देखेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, पूरा खुल जाए आपका दिमाग में कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। अनुसूची 9 ऐसी अनुसूची है कि अगर इस पे कोई विषय डाल दिया जाता है इसके अंतर्गत, तो उसे हटाना इतना आसान नहीं है अन्य की तुलना पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इससे संबंधित जो भी केस है सब मैंने वहां डिस्कस किए हैं। जैसे आपका केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जो भी विषय डाल दिए जाएंगे उस पर आप जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं कर सकते, पुनर्विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन 2007 का कोहिलो केस कहता है कि पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन वो मामला 1973 के बाद का होना चाहिए। वो सब चीजें वहां पर हमने डिस्कस की है। चलिए बात करते हैं अनुसूची 9 के बाद आती है अनुसूची, अच्छा इस पे एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, इसके अंतर्गत जो कुल विषय है ना सर, एक बार वो पूछ लेता है, तो इसके अंतर्गत 284 विषय हैं। ठीक है, 284। चलिए बात करते हैं सर आगे 10वीं अनुसूची, अनुसूची नंबर 10वीं।
अनुसूची 10वीं आपकी क्या बोलता है? अनुसूची 10वीं, अनुसूची 10वीं जो है ना सर, अनुसूची 10वीं बात करता है, पहले तो इसको देख लीजिए जोड़ी कब कही, इसको जोड़ा हमने 52 यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन कब जोड़ा हमने? 1985 में, 1985 में हमने इसको जोड़ा। अच्छा, इसमें वर्णन किसके बारे में? दल बदल प्रक्रिया के बारे में, दल बदल प्रक्रिया के बारे में। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रक्रिया, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्लियर? अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ। भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई सांसद, विधायक या किसी पार्टी का सदस्य एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो कुछ नियम और कानून है उन्हें अयोग्य घोषित करने के, वो सब बात है। इसका ही वीडियो बना हुआ, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो पूरा मिलेगा आपको वहां पे। चलिए अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्या सर? अनुसूची 10वीं। अगली आती सर अनुसूची 11वीं। ये बड़ी ही मजेदार अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या बात करती, पहले हम इसको समझ लेते हैं कब जोड़ी गई। अनुसूची जोड़ी गई सर आपकी 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई सर? 1992। 1992 में सर हमने इसको जोड़ा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये बात करती है किसके बारे में? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब ये है क्या भैया, जरा समझते हैं जरा। व्यवस्था, राज व्यवस्था के बारे में देखिए है क्या मामला। जब संविधान बन रहा था ना सर, संविधान बनते समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी के विचारों के बीच में थोड़ा मतभेद हुआ। मतभेद ऐसा हुआ कि गांधी जी चाहते थे कि केंद्र के अलावा सर निचले स्तर की भी एक सरकार होनी चाहिए जो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अंबेडकर जी ये कह रहे थे कि अगर हमने सर निचले स्तर की सरकार बना दी तो सर जमींदारी प्रथा को फिर बढ़ावा मिल जाएगा, जमींदार ताकतवर हो जाएंगे, तो हम जो समानता की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, केंद्र के पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए सर, ऊपर की स्तर की सरकारों के पास। तो सर अंबेडकर कानून बना रहे थे, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन गांधी की जो सोच है ना सर, वो महान बनाती है, इसीलिए गांधी महान है सर। महान तो सभी हैं, अंबेडकर महान है, भगत सिंह महान है, चंद्रशेखर महान है, सुभाष चंद्र बोस महान है, सब महान है। लेकिन गांधी गांधी हैं, उनके बारे में आज आप पढ़ोगे तब आपको महत्वपूर्ण चीजें पता चलेंगी। आपके क्या ओपिनियन है, आप भी अपने गांधी के बारे में ओपिनियन बता सकते हैं, फिर उस पर डिस्कस कर लेंगे कभी गांधी के बारे में। अद्भुत पर्सनालिटी है सर, आपको विश्वास भी नहीं होता है चीजों के बारे में, इसलिए क्योंकि वो एक आम आदमी कर ही नहीं सकता ना सर। इसलिए लगता है कि नहीं गांधी तो ऐसा झूठ बोल रहा है, गांधी नहीं गांधी गलत थे, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो गांधी ने अच्छा, गांधी जी की बात भी काट नहीं सकता कोई। तो सर संविधान में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कर दिया गया कि जब सरकारों को लगेगा जरूरत पड़ेगी तो कानून बना देना। और देखिए आगे चलकर कानून की जरूरत पड़ ही गई, यह सोच है गांधी की। तो इसके बारे में बात करता है। चलिए अच्छा, इस अनुसूची 11वीं अनुसूची में जो विषय है ना सर, वो जो टोटल कुल विषय हैं वो विषय भी अपने माइंड में रखिएगा। और इसके अंतर्गत टोटल 29 विषय हैं, 29 विषय। आई थिंक मैं श्योर हूं 29 ही है, हाँ ठीक है 29 विषय ही हैं आपके, 29 विषय हैं, बट एक बार फैक्ट चेक कर लिए, बट 29 विषय हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये विषय क्या है? जैसे ग्राम के प्रधान होता है, ग्राम का प्रधान के जो कार्य होते हैं ना, ये सारे कार्य हैं। अब आप एक जागरूक नागरिक का दायित्व बनता है, आपको पता होंगे, तो आप प्रधान से कह सकते हो जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं कि भैया ये काम नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आपका दायित्व है। और एक नागरिक का दायित्व बनता है, अगर कोई अपने कर्तव्यों को वहन नहीं कर रहा तो आपको याद दिलाना। चलिए बात करते हैं सर अनुसूची 12वीं, अनुसूची 12वीं। और ये सर आपकी आखिरी अनुसूची है। अनुसूची 12वीं क्या कहता है सर? बड़ी ही सर प्यारी अनुसूची फिर यहां पर आती है सर। यहां पर 73वां संविधान संशोधन से सर यहां पे हो जाएगा सर 74वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा सर? संविधान संशोधन। और कब किया गया सर? 1992 में ही किया गया। इसमें सर नगर पालिका के बारे में प्रावधान किया गया, यानी कि नगर पालिका को कानूनी तौर पर सर बना दिया गया, नगर पालिका के विषय में, म्युनिसिपलिटीज के विषय में। अच्छा, इसके अंतर्गत कुल कितने विषय हैं भैया सर? इसके अंतर्गत टोटल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो भैया इसके अंतर्गत जो भी नगर पालिका का जो पार्षद होता है, जो दायित्व होते हैं, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे वर्णन आपको मिल जाता है। तो देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से सर हमने पूरी अनुसूचियां पढ़ ली। 9वीं अनुसूची सर किसके बारे में बात करता है? लैंड रिफॉर्म एक्ट यानी कि भूमि सुधार अधिनियम। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से लाई गई। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल यानी कि 52 संविधान संशोधन आपके 1985 में लाया गया।
73वीं संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची ऐड की गई और 74वें संशोधन द्वारा आपकी 12वीं अनुसूची ऐड की गई। और इस प्रकार अगर हम पूरी अनुसूचियों के बारे में पढ़ लेते हैं तो फिर अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो मेरा दावा है कि आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, फिर गलत नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हुआ है, क्लियर, जो हमने बात की इन सब चीजों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में कि क्या क्या हम आगे करने वाले हैं और उन पर हम पूरे दावे के साथ काम को करेंगे। ऐसा नहीं केवल हम यहां पर फेंक रहे हैं लंबी लंबी और कुछ करेंगे नहीं, कर भी रहे हैं। डेली करंट अफेयर मैं ही अकेले सब कुछ कर रहा हूं तो थोड़ा सा चीजों को मैनेजमेंट करने में लगता है। जैसे आपका क्वेश्चन है उनको रिफॉर्म करना, उनकी पीडीएफ बनाना, उनके स्लाइड तैयार करना, बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। एडिटिंग भी, चीजों को अपलोड करना, सारी कंडीशन सब मुझे करना पड़ता है। सो बट इट्स नॉट ये ना कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा काम है कोई। बट महत्वपूर्ण ये है कि जो भी अगर प्लान करते हैं उसे इंप्लीमेंट करना वो बहुत बड़ी चीजें हैं। प्रायोरिटीज बहुत जरूरी है तय करना, फिर प्लानिंग करना। तो मेरी प्रायोरिटीज क्लियर है, उसी के अकॉर्डिंग मैं प्लान कर रहा हूं और इन सारी चीजों को आप करता रहूंगा। और डेली करंट अफेयर के साथ साथ मैंने जो बोला ना कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे उन पर बात करूंगा, किसान पर एक बिल लेकर बात करूंगा जिसमें जो फायदे भी हैं और नुकसान भी पूरा पूरा डिस्कशन करूंगा, जिससे आपको पता होना चाहिए कि सर क्या फायदा क्या नुकसान है। ऐसे हवा में बात नहीं करना है, क्लियर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।